नमस्कार दोस्तों, सिविल सेवा की परीक्षा पास करना हर एक नौजवान का एक सपना होता है और ये सपना इतना बड़ा होता है दोस्तों कि इसको कंप्लीट करने में वर्षों लग जाते हैं। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा किताबों में दिमाग खपाना पड़ता है। उसके बावजूद भी बहुत सारे युवाओं के सपने पूरे नहीं हो पाते। लेकिन आज भी हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है दोस्तों। कुछ ऐसी प्रतिभाएं हमारे देश में है कि कहीं ना कहीं जब वो ठान लेते हैं कि हमको इस परीक्षा को पास करना है, सिविल सर्विसेज में हमको जाना है, हमको कहीं ना कहीं चाहे वो राज्य स्तर की सिविल सेवा हो या केंद्र स्तर की सिविल सेवा हो, इसको हम क्रॉस करके ही रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी ये जिद बहुत काम आती है और प्रकृति भी उनका साथ देती है, उनकी मेहनत भी उनका साथ देती है और वो किसी भी तरीके से परीक्षा को निकालते हैं। आज हैं हम बलिया के उत्तर प्रदेश के एक नौजवान जिनका कि अभी हाल ही में चयन हुआ है राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में। हम उनसे बातचीत करते हैं। बाबू, अपना नाम बताइए जरा। एकनाथ मणि त्रिपाठी। एकनाथ मणि त्रिपाठी जी, सर आपका ये जो प्रयास था सिविल सेवा क्रॉस करने का राज्य स्तर की, तो ये पहला प्रयास था या इसके पहले भी आप प्रयास करते थे? नहीं, ये हमारा चाहे तो मैंने मेंस कई बार क्लियर किया। जी जी जी। तो इंटरव्यू में आकर के क्लियर नहीं हो पाता था? जी, इंटरव्यू में रुक जाता था। तो बड़ा हतोत्साहित होते होंगे, बहुत डिप्रेशन? नहीं, थोड़े बहुत तो होता है कि कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए थोड़ा कष्ट तो होता है जी, लेकिन फिर जो है फिर नए जोश से हम लोग लगते थे जी। और इसका ही परिणाम था कि चूंकि मैं बहुत पहले से ही दे रहा था इसी परीक्षा। मैं ऑलरेडी इंटर कॉलेज में कार्यवाहक प्रधानाचार्य बाराबंकी जनपद में कार्य भी कर रहा था। जी। पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मेरा चयन हुआ था शिक्षक के रूप में। जी। उसके बाद मैं विगत 5 वर्षों से कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य भी कर रहा था। जी। तो तैयारी के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ तैयारी का भी एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता था। लेकिन एक अपने अंदर ये बात थी कि हमारे ऑलरेडी चूँकि मैं एक जॉब कर ही रहा हूँ, तो इससे काफ़ी संबल मिलता था। वहाँ के स्टाफ और बाकी जो सहकर्मियों का काफ़ी सहयोग रहा जी, जिससे ये मुझे देखिए दोस्तों, ये नौजवान जो आपके सामने त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, इनके इस बयान से दो बातें निकल करके सामने आ रही हैं दोस्तों। उन बेरोजगार युवाओं के लिए ये सबक है कि आपको हतोत्साहित नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं आना है, किसी भी तरीके से निराश नहीं होना है। संस्कृत में एक उक्ति है कि चरामेति चरामेति प्रचलामः च निरंतरम। आप लगातार चलते रहिए, अपना काम करते रहिए। अंग्रेजी में भी इस तरीके की बहुत सारी कहावतें हैं। तो कहीं ना कहीं जब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी से बात करते हैं तो इनके द्वारा दूसरी बात ये सामने निकल करके आई कि मुझे एक आधार था। मैं पहले ही प्रधानाचार्य हुआ करता था किसी सरकारी इंटर कॉलेज में। जी। सरकारी इंटर कॉलेज में आप प्रधानाचार्य थे, कार्यवाहक प्रधानाचार्य थे आप। बाराबंकी जनपद में इनकी नियुक्ति थी और उसके बावजूद भी जॉब करते हुए भी, जॉब को टाइम देते हुए भी और लगातार तैयारी करते रहना, 2 बार मेंस क्लियर कर लेना, लेकिन इंटरव्यू में आकर के अटक जाना, उसके बाद भी उत्साह बने रहना, अपने आप में एक बहुत अनोखी बात है दोस्तों। अनोखी बात सिर्फ बलिया जनपद के लिए नहीं है, पूरे प्रदेश के लिए है, क्योंकि हम सभी नौजवानों को अपने इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आप लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए और आगे चल करके जो है वो तैयारी में सफल होना चाहिए। सर, थोड़ा सा सबसे पहले हम आपसे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जानना चाहेंगे। क्योंकि मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूँ जी, और पिताजी हमारे किसान ही हैं, माताजी गृहिणी हैं। जी जी। और हम लोग 3 भाई हैं। जी जी। और बेसिकली मैं ही जो है सरकारी नौकरी करने वाला प्रथम व्यक्ति था जब मेरा स्कूल में चयन हुआ कॉलेज में। तो जी जी, उसके पश्चात मैं तैयारी करता रहा। जी। और बाकी हमारे बाबा जो थे श्री पवनाथ तिवारी जी, जी जी, वो जनसंघ के समय से ही जुड़े हुए थे व्यक्ति, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, सोशल वर्कर जी। और एक आज डॉक्टर के रूप में उन्होंने कार्य किया था जी। और आज सोशल वर्क उनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती थी कि अपना जीवन जो है संघ के लिए उन्होंने पूरा समर्पित कर दिया जी। उन्होंने तमाम विद्यालयों को, शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, वहाँ शिक्षा के क्षेत्र जितने थे उसमें उन्होंने सहयोग किया अपने यथाशक्ति जो हो सकता था जी। तो उनसे हमें प्रेरणा मिली। उन्होंने चूँकि शुरू से ही जी हम लोग को अच्छा संस्कार दिए और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा कि मतलब पहले जो अपना माता पिता, देश, धर्म, ये सब पहले जी। और केवल अपना ही कल्याण नहीं, जब सबका करियर व्यक्तिगत कल्याण ना हो के समाज का कल्याण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। समाज और का कल्याण होता है तो अपना स्वयं उसमें हो जाता है जी। हाँ, चूँकि हम भी सामाजिक प्राणी हैं। हाँ, बस यही था। तो और सर, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये जब आपने कब आपको ये लगा कि हमें जो है प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए?
प्रशासनिक में तो शुरू से ही था, क्योंकि मैं शुरुआत से हमारी यहाँ से इंटर तक हमने यहीं बलिया जिले से जनपद शिक्षा प्राप्त की थी जी। और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने इलाहाबाद चला गया जी। तो वहाँ चूँकि एक लड़कों का होता ही है शुरू से जी जी कि वो जो है अपना एक सिविल सेवा सबका सपना होता था जी जी जी। तो वो लोग करते रहे, तो उसके साथ मैं भी तो शुरुआत तो शुरू से रहा, लेकिन तुरंत हमें नौकरी मिल गई और चूँकि पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए मुझे नौकरी करना बहुत ज़रूरी था जी। तो मैं अपने बीए करने के तुरंत बाद बीएड किया मैंने, और बीएड के पश्चात तुरंत मुझे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से मेरी नियुक्ति एलटी ग्रेड में बाराबंकी जनपद में जी इंटर कॉलेज में हो गई जी। तो अब मेरे लिए चूँकि नौकरी छोड़ के तैयारी करना संभव नहीं था आर्थिक स्थितियों को देखते हुए जी। तो मैंने सोचा कि नौकरी के साथ साथ मैं तैयारी करूँ जी। कई बार हमने कोशिश किया, लेकिन अंततः अब जाके हमें ये सफलता प्राप्त। तो ये आपने परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा थी ये कब दी थी? इस साल इस साल ये 2021 का परिणाम है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी अक्टूबर 2021 जी। और इसका मेंस हुआ है मार्च में जी। और ये जो है इंटरव्यू इसका हुआ था विगत अगस्त महीने जी। और अब रिजल्ट आया? हाँ, अब रिजल्ट आया। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं सर कि आप हम जो नौजवान हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो तैयारी करें यदि कोई पीछे निकालना चाहते हैं? इसमें मेरा तो संदेश यही है कि जैसे जितने जो लोग कहीं अगर जॉब कर रहे हो या फिर भी जैसे कई बार उनको नहीं हो रहा है जी जी, तो भी अपना अनवरत प्रयास करते रहे जी। मतलब अपने हथियार डालें ना, कोशिश अगर आदमी करता रहेगा तो कभी ना कभी उसे सफलता प्राप्त अवश्य होगी। छोड़े ना उसको, अगर उनके पास कोई विकल्प है जी। तो अगर वो थोड़ा थोड़ा अपना समय देते रहेंगे जी। तो चूंकि इसमें एक सबसे बड़ी बात होती है कि मेहनत और लगन के साथ एक समय भी एक होता है। हो सकता है कि समय थोड़ा उनका लेट हो, लेकिन अगर इसमें बीच में बहुत युवा हतोत्साहित हो जाते हैं जी। तो मेरा मानना है कि कोई अगर शुरुआत में बच्चों का हो जाता है तो ठीक है, तो कोई विकल्प अपना रखे रहें और विकल्प के साथ तैयारी करते रहें जी। ये मेरा संदेश है। और एक चीज़ है कि सफलता तो मेहनत करने वालों को अवश्य मिलती ही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अवश्य मिलेगी जी। सफलता मिलेगी सफलता जरूर मिलेगी सफलता। क्यों नहीं मिलेगी सफलता? सफलता तब मिलेगी जब हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, जब हम रेगुलर काम करते रहेंगे, रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे, माइंड को डाइवर्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा समय सोशल मीडिया को नहीं देंगे, किताबों में अपना ध्यान लगाएंगे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कौन से पद पर चयन हुआ है सर? मेरा पीएस संपर्क में हुआ था, प्रोविंशियल पीएस जी जी। तो ये कौन सी पोस्ट मिलेगी आपको? ये जैसे मान लीजिए कि जैसे बीएससी होता है, डीआईसी प्रिंसिपल होता है, एडीआईएस सह जिला विद्यालय निरीक्षक होता है जी जी, ये सब पोस्ट पीएस संपर्क में आती है जी। तो मेरा पीएस में हुआ है प्रोविंशियल एजुकेशनल सर्विस जी। प्रोविंशियल एजुकेशनल सर्विस में तो प्रोविंशियल एजुकेशन की स्थिति तो सर इस समय बहुत अच्छी नहीं है। क्या करेंगे आप, क्या करना चाहेंगे? चूँकि मैं शुरू से 15 सालों से एज ए टीचर के रूप में कार्य कर रहा हूँ शिक्षा विभाग में जी। तो मुझे जो है इसकी काफ़ी हद तक इसकी अच्छाइयाँ और थोड़ी कमियाँ जो भी हैं इसकी मुझे चीज़ें हमें महसूस हुआ जी। तो हमारा प्रयास है कि इसमें सबकी सहभागिता जरूरी है जी। केवल शिक्षक वर्ग या प्रशासनिक अधिकारी वर्ग जी ही उसके लिए जिम्मेदार ना होके अभिभावक वर्ग का भी थोड़ी जागरूकता सरकारी स्कूलों के प्रति जो थोड़ी मतलब नेगेटिविटी है ये भी थोड़ी पॉजिटिव बदलनी पड़ेगी जी। तो इसमें सबसे जरूरी यही है कि सामंजस्य होना चाहिए। एक अधिकारी होने के नाते शिक्षकों में और प्लस अभिभावक और बच्चों जी में शिक्षा के प्रति जागरूकता विकसित करना और आपस में समन्वय स्थापित करना, ताकि उन्हें ये ना लगे कहीं हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो बहुत तमाम, चूँकि मैं शिक्षा दे रहा था एज ए शिक्षक और कार्यवाहक प्रधान मैंने काम किया है, तो मैंने महसूस किया कि अधिकांश अभिभावक जो आते थे जी वो जो है उनका एक मोटिव होता है कि सरकारी हम प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते इसलिए सरकारी पढ़ा रहे हैं जी। शुरू से ही वो मान के चलते थे कि हमारा बच्चा जो है मजबूरी में पढ़ रहा है, हाँ मजबूरी पढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये भी हम चूँकि ये लोगों के जो माइंडसेट है ये बदलने की कोशिश करनी पड़ेगी जी। और इसके लिए हम लोग चाहेंगे कोशिश करें और तमाम अच्छे कार्य तो हो ही रहे हैं और धीरे धीरे उत्तरोत्तर स्थिति सुधर रही है जी सरकारी स्कूलों की भी। देखिए दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले हमने रसड़ा के एसडीएम का बयान लिया था। क्या नाम था उनका? रसड़ा की एक महिला एसडीएम थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने भी वो भी राजकीय इंटर कॉलेज गाजीपुर में भूगोल की अध्यापिका थी, भूगोल वो पढ़ाती थी, भूगोल की प्रवक्ता थी और बाद में उन्होंने एसडीएम का पद संभाला। हमारे रसड़ा में थी, इस समय बलिया जिले के ही किसी तहसील में है। दीपशिखा सिंह नाम है उनका, दीपशिखा सिंह जी का इंटरव्यू हमने लिया था दोस्तों।
तो उस बच्ची ने भी बताया कि हमारी भी पढ़ाई जो है जो हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल के थ्रू हुई है, और त्रिपाठी जी भी बता रहे हैं कि हमने भी बेसिक एजुकेशन बलिया से ली है। तो कहीं ना कहीं इनके बयान के अनुसार जितने भी अभिभावक हैं ये हीन भावना दिमाग में न लाएं कि हमारा बच्चा यदि प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ेगा तो वो सफल नहीं होगा। प्राइवेट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत बेसिक डिफरेंस नहीं है, बल्कि पॉजिटिविटी ये है कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो पढ़ाई होती है उसकी गारंटी आपको मिल सकती है। जिस तरीके से सरकारी डॉक्टर बहुत अच्छे तरीके से इलाज करेगा क्योंकि वो पढ़ करके आया है, क्योंकि वो ट्रेनिंग करके आया है, और प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर कोई भी रिस्की काम कर लेगा क्योंकि वो उसके पढ़ाई की, उसकी डिग्री की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के डॉक्टर की है। इसी तरीके से गवर्नमेंट के टीचर जो होते हैं दोस्तों, बड़ी कड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कड़ी परीक्षाओं को पास करने के बाद गवर्नमेंट के टीचर बनते हैं। क्यों सर? जी बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा जी जी कि चूँकि मैं शिक्षक होने के नाते जी ऐसा नहीं कि तमाम हमारे शिक्षक बंधु अच्छा कार्य कर रहे हैं जी, लेकिन उन्हें रिकग्नाइज नहीं करा जा रहा है जी। कुछ सरकार में प्रयास किया जा रहा है। और कुछ चीज़ें जो हमारे, जैसे आपने भी पूछा कि आप शिक्षा अधिकारी होकर प्रांतीय शिक्षा में शिक्षा अधिकारी के रूप में क्या कर सकते हैं, तो बच्चों के साथ साथ स्कूलों की स्थिति सुधारने के साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत शिक्षकों की जो समस्याएं होती हैं अधिकारियों के स्तर से, डीआईओ ऑफिस या बीएसए कार्यालयों की वजह से, तो ये भी कि उन्हें मतलब उनको दिक्कत में आती है, उनका एक अच्छा खासा समय इन कलम को चक्कर लगाने में व्यतीत हो जाता है। तो इसको भी मैं ये चाहूँगा ये सुधार, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि जो ऊपरी स्तर पर जो है वो इतना मेंटल प्रेशर है कि टीचर चाह के भी अपना काम बेहतर ढंग से नहीं कर पाते। उनके जो उनकी जैसे उनका एरियर है, जो चीज़ें हैं, तो उनके लिए उनको चक्कर लगाना तमाम चीज़ें पड़ती है। तो मैं आज मैंने जैसे पूछा कि एज अधिकारी के रूप में तो मैं ये सोचूंगा कि ये समस्याएं उन्हें ये दिक्कत ना पड़े, अपना पूरा समय विद्यालय में दे सके। उन्हें कार्यालयों में, शिक्षा कार्यालयों में बीएसए या डीआईओएस या तमाम जगहों पे अनावश्यक चक्कर न लगाना पड़े। जी सर, थोड़ा सा हम इलाहाबाद का माहौल जानना चाहेंगे। बहुत सारे बच्चे जो देख रहे होंगे वो ये सोचते हैं कि इलाहाबाद जाकर के हमारा पीसीएस में हो जाएगा, आईएएस में हो जाएगा। तो कौन से वो बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं कि उनका ही होगा, बाकी का नहीं हो पाता है? काफ़ी लोग इलाहाबाद रिटर्न भी होते हैं हमारे। देखिए ऐसा है कि कोई एक गाइडेंस होता है, वो मोटिवेशन थोड़ा मिलता है जी। और चूंकि मेरा तो बहुत लंबा समय छूट गया इलाहाबाद से जी, चूँकि मैं आपसे बताया कि विगत कई वर्षों से मैं बारे में, चूँकि इकोनॉमिक स्थिति ऐसी थी कि मैं नौकरी करना ही आवश्यक था। 5-6 साल में रुक के उतनी तैयारी मैं कर नहीं सकता था जी। तो मुझे कोई नौकरी करनी थी जी। तो मैं, चूँकि मुझे नौकरी मिली तो मैं आ गया अपने बाराबंकी में, मेरी नियुक्ति हो गई जी। और मैं यहीं से अपना स्कूल पढ़ाते हुए, और उसके बाद जो समय बचते थे 2-4-5 घंटे, 5 घंटे 6 घंटे, मैं जो है अपना सेल्फ प्रिपरेशन करता था जी। बीच में लखनऊ के कुछ मतलब अपने जो इष्ट मित्र थे या जो सीनियर्स थे उनकी सलाह के द्वारा मैं तैयारी करता था। तो मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों को जी कि अब जैसे आजकल जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं, तमाम चीज़ें, तो किसी स्थान विशेष पे रह के ही इसकी तैयारी करना जी मतलब होने के लिए कोई आवश्यक नहीं। इसे आप केवल मतलब अपने सीनियर्स के और अपनी सेल्फ स्टडी और अनवरत प्रयास जी अगर ये करेंगे जी तो आप घर पर रह के भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, अपने मित्रों गाइडेंस से कर सकते हैं, अपना कार्य करते हुए भी कर सकते हैं जी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप कोई अपना जॉब करके भी जी इस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि अब कोचिंग संस्थानों का उतना महत्व नहीं रहा जितना विगत कुछ वर्षों में रहा था जी। जब से नया पैटर्न लागू हुआ है जी, तो विशेष रूप से जो आपके मौलिक थॉट्स हैं जी तो वो होने चाहिए, और ये अपने वर्क क्षेत्र से, कार्य क्षेत्र और साथ में अपने जो सिलेक्टेड लोग हैं इनसे गाइडेंस लेके जी इसे किया है सर। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्या थे सर आपके एग्जाम में? एग्जाम में मेरा इतिहास था। इतिहास मेरा ऑप्शनल था। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री? नहीं, इतिहास होता है इसमें, सब एक में होता है। अच्छा, सारी चीजें इसमें जो है केवल इतिहास ही होता है। तो मतलब मेन सब्जेक्ट इतिहास था आपका? जी जी, इतिहास से मैंने मतलब इसका ऑप्शनल मेरा, बाकी तो ये पूरा उसका वो होता है जो जीएस भी होता है, हिंदी निबंध सब होते हैं। तो ये जीएस वगैरह की तैयारी के लिए क्या ठीक रहेगा, थोड़ा सा बच्चों को बताएंगे? अब ये तो चीज़ें हैं अपने स्तर में। सबसे ज़रूरी ये है कि मतलब न्यूज़पेपर एक राष्ट्रीय स्तर का जी और एक राज्य स्तर का न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ें, सबसे ज़रूरी ये है जी। और बाकी कोई एक ऐसी मैगजीन जी जो हमेशा टच में रहे, करंट अफेयर्स वगैरह जी जी जी, करंट अफेयर्स वगैरह जो है, एक मैगजीन, कोई ज़्यादा मैगजीनों का जंजाल नहीं खड़ा करना जी। केवल एक मैगजीन आप उसको हमेशा लें जी। और ये जरूरी है। दूसरी चीज़ है कि जैसे जितनी बेसिक अगर जिनका नहीं है तो बेसिकली एनसीईआरटी की बुकें
जी 9, 10, 11, 12 की हर सब्जेक्ट जी वो बेसिक के लिए बड़ी अच्छी है जानकारी के लिए। जी तो वो पहले अध्ययन कर लें, जो लोग नए हैं उनके लिए। मतलब जितनी भी सोशल स्टडीज हैं हाँ, सोशल स्टडी जितने जी हैं जी। वो अपने और साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात निकल करके बहुत क्लियर आ गई। त्रिपाठी जी से बात की हमको बहुत खुशी हुई। वो बच्चे जो आज की तारीख में यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं या यूपी स्टेट की सिविल सर्विस क्लियर करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने एनसीईआरटी बुक का सोशल स्टडी का पूरा पार्ट 9th, 10th, 11th, 12th इसको पूरा क्लियर करें। इसको पूरा क्लियर करने के बाद कहीं ना कहीं आपका जीके बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा और आप पर्टिकुलर जिस भी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम को क्रॉस करना चाहेंगे तो ये जीके में भी काम आएगा। क्यों सर? जी जी ये जीके में भी GS का काम आएगा, portion वही है। जीएस का पूरी स्टडी हो जाएगी। और उसके बाद आप कोई करंटली जो मैगजीन होती है उसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं। एक पर्टिकुलर मैगजीन लीजिए जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह आते हों, और बहुत सारी मैगजीन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि त्रिपाठी जी बता रहे हैं, एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और एक लोकल लेवल का भी न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए। तो सर, इंटरव्यू में किस तरीके से सवाल पूछे गए थे, आपसे कुछ बताएंगे? इंटरव्यू में विशेष रूप से चूँकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा था जी तो शुरुआत में उन्होंने शिक्षा से संबंधित ही हमसे प्रश्न जी किया। जी नेचुरली पूछेंगे। नेचुरली पूछा था। उसके पश्चात आपने हमारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे, जी। जैसे इतिहास उन्होंने पूछा था, जी क्योंकि जाना था कि मैं इतिहास पढ़ाता हूँ अपने विद्यालय में, जी तो इतिहास संबंधित क्वेश्चन थे। जी और फिर करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। जी उस समय जैसे ये आपका रूस यूक्रेन से संबंधित मुद्दा था, जी। उसके में प्रश्न पूछा गया था। जी और श्रीलंकाई संकट जो हुआ था जी। उससे संबंधित क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। मैं एक बात पूछना चाहूँगा तिवारी जी आपसे कि बहुत सारे बच्चे जो मेंस की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब इनको, क्योंकि मेंस की तैयारी तो पढ़ाई से होती है, जी। लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यू फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतने ज़बरदस्त डिप्रेशन में आते हैं कि उनका इंटरव्यू फेल हो जाता है। इसके बारे में क्या सलाह देंगे? नहीं, अब ये चीज़ें तो होती हैं, नर्वस जी, नर्वस होता है 90% लोग हो जाते हैं नर्वस, ऐसा जी। नहीं है कि 90% नर्वस होते हैं। जी लेकिन हमें बस ये करना है कि चूंकि इंटरव्यू का पोर्शन बहुत कम है जी आज के परिवेश में, जो मतलब उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षाएं हैं, जी तो 1500 नंबर के आपके ये होते हैं, मेंस ही होता है 100 नंबर का इंटरव्यू। जी तो अगर आपने मेंस में अच्छा किया हो तो बहुत जी। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जी और दूसरी बात, थोड़ी बहुत तो दिक्कतें होती है, नर्वसनेस होती है, इसके लिए से मॉक इंटरव्यू होता है कहीं जाके, जी। मतलब कोचिंग से तो मॉक इंटरव्यू कर लें, 2-4 अपने मित्रों से ऐसे अपना प्रैक्टिस कर लें, जी वो चीज़ें बहुत हद तक क्लियर क्लियर हो जाती है। और जी। सबसे बड़ी बात यही है कि ये 100 नंबर का इंटरव्यू, आपने अगर रिटर्न में अच्छा किया है तो इसे बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। आप मतलब निश्चिंत होके, जी तनाव मुक्त होके और बड़े फ्रेश दिमाग से जाएं, क्योंकि आपकी ज्ञान की परीक्षा हो चुकी है। जी साक्षात्कार का मतलब ही होता है केवल वो आपको ये देखना चाहते हैं कि आपके व्यक्तित्व कैसा है, जी आप बातचीत कैसे करते हैं, आप उग्र तो नहीं होते, तमाम जो चीज़ें होती जी, हैं, जी, आपका जी। नेचर कैसा है, ये मेन मतलब आप सवाल बता पाएँ या ना बता पाएँ। अगर आता हो तो अच्छी बात है, बता दें, नहीं आता तो विनम्रता से मना कर सकते हैं। जी जी। उसका कोई विशेष इंटरव्यू के नंबरों पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए, ज्ञान की जो परीक्षा जो नौजवान हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी सीख त्रिपाठी जी की है कि आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आपके एजुकेशन का पूरा टेस्ट आपके मेंस में हो गया है। और जैसे ही आप फेस करते हैं तो फेस करने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वो आपको जज करना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को जज करना चाहते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को भी जज करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई इंटरव्यू बहुत खास नहीं होता और उसके नंबर भी बहुत खास नहीं होते। दोस्तों, हम एक बार प्रणाम करेंगे आपकी माता जी को, धन्य है वो माता जी, और हम प्रणाम करेंगे इनके पिताजी को भी, धन्य है वो पिताजी जिन्होंने इस तरीके के संस्कार दिए। ये कम से कम हमारे बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र के पांडेपुर से निकल करके, यहीं आपकी पैदाइश है जी जी तो पांडेपुर से निकल करके और बलिया में ही शिक्षा ले करके और आज राज्य की सिविल सेवा की परीक्षा को क्रॉस इन्होंने किया है और एक बड़े शिक्षा के अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।